एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम चतुर्थ पेपर में कार्यपालिका का टॉपिक लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्यपालिका के अध्ययन करने से पहले सरकार का अर्थ व परिभाषा देखेंगे। सरकार का तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है, उसे ही सरकार कहते हैं। अर्थात सरकार वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने एवं उनकी व्याख्या करने का दायित्व जिस संगठन का होता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सरकार की जो परिभाषा हम गार्नर के अनुसार देखेंगे, सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है, उसे ही सरकार कहते हैं। सामान्यतः सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्यों का संचालन किया जाता है, जिसमें पहला कार्य है कानून बनाना, नंबर 2 है नियम या कानूनों का क्रियान्वयन या संचालन करना, नंबर 3 है नियम कानूनों का उल्लंघन करने वाले को उचित न्याय व दंड देने का कार्य करती है। इन 3 कार्यों के आधार पर वर्तमान में सरकार के 3 अंगों का विकास होता है, जिसमें पहला अंग आता है व्यवस्थापिका, नंबर 2 है कार्यपालिका, नंबर 3 है न्यायपालिका। यहाँ एमए प्रवेश के विद्यार्थियों के सिलेबस में कार्यपालिका का पाठ है, तो यहाँ सबसे पहले हम कार्यपालिका का अर्थ व परिभाषा देखेंगे। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन एवं क्रियान्वित करने वाला जो संगठन होता है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका की परिभाषा गिलक्राइस्ट के अनुसार देखेंगे तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। उसके बाद कार्यपालिका के प्रकार देखेंगे तो कार्यपालिका के प्रकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। यहाँ पर विद्यार्थी राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद लेंगे, और स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण आईएएस व आरएएस अन्य प्रशासनिक अधिकारी स्थायी कार्यपालिका के उदाहरण में लेंगे। नंबर 2 है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट लेंगे, और वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण में भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल लेंगे। नंबर 3 है उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। तो संसदीय जो शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वह उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण है। और अनुत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण विद्यार्थी अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लेंगे। नंबर 4 है एकल व बहुल्य कार्यपालिका। तो एकल कार्यपालिका का उदाहरण विद्यार्थी अमेरिका का राष्ट्रपति लेंगे, और बहुल्य कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड लेंगे। नंबर 5 है वंशानुगत व निर्वाचित कार्यपालिका। तो वंशानुगत कार्यपालिका का उदाहरण ब्रिटेन का सम्राट लेंगे, और निर्वाचित कार्यपालिका का उदाहरण भारत देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदाहरण लेंगे। उसके बाद कार्यपालिका का चयन। तो विभिन्न देशों में कार्यपालिका का चयन या नियुक्ति विभिन्न आधार पर अलग अलग की जाती है, जिनके 5 आधार हैं। नंबर 1 है पैतृक या वंशानुगत के आधार पर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। नंबर 3 है अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन। नंबर 4 है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, और 5 नंबर है मनोनयन के आधार पर चयन या नियुक्ति। उसके बाद कार्यपालिका के कार्य देखेंगे, जिसमें पहला कार्य आता है प्रशासन का संचालन करना। नंबर 2 है कूटनीतिक कार्य। नंबर 3 कार्य है वित्तीय कार्य। नंबर 4 है न्यायिक कार्य। 5 नंबर कार्य आता है विधि निर्माण संबंधी कार्य, और अंतिम कार्यपालिका के कार्यों में विविध अन्य कार्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पर पहला कार्य आता है प्रशासन का संचालन करना। तो कार्यपालिका का
पहला व महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है, ताकि देश में आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका पुलिस शक्ति रखती है, जो इसके आदेशों का पालन करती है, तथा रक्षा के लिए सेनाओं की भी व्यवस्था करता है, ताकि बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जा सके, तथा प्रशासकों की नियुक्ति भी करती है। और देश के आंतरिक और बाह्य प्रयोजन के लिए जो राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने का जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद कूटनीतिक कार्य। तो कूटनीतिक कार्य में सबसे पहले हम कूटनीतिक कार्य समझेंगे। तो विदेशों के साथ जो उचित संबंध स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व कार्यपालिका का होता है, वही उसका कूटनीतिक कार्य कहलाता है, जिसके अंतर्गत निम्न कार्य हैं। नंबर 1 है, यह विदेशों में आए अपने राजदूतों की नियुक्ति करती है, उनका स्वागत करती है, उनका सम्मान करती है, दूतावास स्थापित करने का कार्य करती है। नंबर 4 आता है, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षात्मक संधि करती है। नंबर 5 है, दूसरे देशों से सभी प्रकार के समझौते करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद वित्तीय कार्य हैं। कार्यपालिका वित्त से संबंधित वार्षिक आय व्यय निर्धारण करने का कार्य करती है, तथा राष्ट्रीय बजट पारित करना और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यवस्थापिका का है, किंतु मार्गदर्शन का कार्य कार्यपालिका के निर्देशन में होता है, जिसके कारण कार्यपालिका इसके संबंध में ये निर्णय करती है कि कौन से कर लगाने हैं, किन को समाप्त करना है, किन करों में वृद्धि या कमी करनी है, व कौन से कर को मंजूरी देकर वसूलना है, इत्यादि कार्य कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों में आते हैं। न्यायिक कार्य है। वर्तमान युग में कार्यपालिका विभागों के न्यायिक कार्यों को विधारण कर ली है, जिसके कारण सभी देशों में राज्याध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा कर दें, उनकी सज़ा में परिवर्तन कर दें, कम कर दें, पूर्ण रूप से रिहा कर दें। उनके इस अधिकार को क्षमा का परमाधिकार कहते हैं। यह प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना कर प्रशासनिक और न्यायिक संरचनाओं के बीच विभाजन रेखा खींचने से भी रोकती है। नंबर 5 है, विधि निर्माण संबंधी कार्य। शासन प्रणाली के स्वरूप के आधार पर कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी कार्यों में विभाग लेती है, जिसके कारण अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, तथा राज्याध्यक्ष ऐसे आदेश लागू कर सकता है जिसका प्रभाव कानून के ही समान होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका ही विधि निर्माण में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है, और संसद द्वारा पारित विधेयक राज्य अध्यक्ष के निषेधाधिकार के अधीन होते हैं। उदाहरण के रूप में अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और विलंब निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। विविध अन्य कार्यों में पहला कार्य आता है, उपाधियों का वितरण करने का कार्य करती है। नंबर 2 है, राष्ट्रीय आयोजनों का संचालन करती है। नंबर 3 है, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का कार्य करती है। कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि या विकास के कारण हैं, जिनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है केंद्रीयकरण। नंबर 2 है संचार व आवागमन के साधनों का विकास। नंबर 3 है नेतृत्व की आवश्यकता। नंबर 4 है राजनीतिक दलों का विकास। और अंतिम 5 नंबर कारण है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन होने से कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। उसके बाद संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर देखेंगे। तो एक तरफ विद्यार्थी संसदात्मक लिखेंगे और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लिखेंगे, जिसमें पहला अंतर है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। नंबर 2 अंतर है, संसदात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति उच्च होती है, जिससे कानून निर्माण कार्यों पर उनका प्रभाव होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति उच्च नहीं होती है और न ही कानून निर्माण पर उनका प्रभाव होता है। नंबर 3 अंतर है,
संसदात्मक शासन में कार्यपालिका प्रधान नाम मात्र का होता है, जिससे व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक होता है और वही व्यवहार में स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है। नंबर 4 अंतर है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका में भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद टीड के अनुसार सफल कार्यपालिका के गुण देखेंगे। तो टीड के अनुसार एक सफल कार्यकारी में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। यहाँ हम विशेष रूप से इनके गुणों को देखेंगे। नंबर 1 है शारीरिक शक्ति का गुण होना चाहिए उसमें। नंबर 2 है उद्देश्य या ज्ञान का निर्देशन का गुण होना चाहिए। नंबर 3 है उत्साह, मित्रता व भावनाएं होनी चाहिए। नंबर 4 है तकनीकी विशेषज्ञता, बुद्धि और ईमानदारी का गुण होना चाहिए। नंबर 5 है शिक्षा देने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 6 गुण है विश्वास और निर्णय लेने की समर्थता या क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद हम संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें पहली विशेषता है नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद। इस शासन व्यवस्था में दोनों के मध्य भेद होता है, क्योंकि राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुगत या भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकती है। इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 विशेषता है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। इस व्यवस्था में इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। नंबर 3 विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। नंबर 4 विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है। इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। नंबर 5 विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, जिसके कारण वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला भी होता है। उसके बाद अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। यह शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत दोनों एक दूसरे स्वतंत्र हैं, जिससे व्यवस्थापिका के अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। नंबर 2 विशेषता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन में संसदीय शासन के समान नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है। राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक रूप में कार्यपालिका की सभी शक्तियों का उपयोग करता है। 3 नंबर विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। उसके कार्यकाल पर व्यवस्थापिका के विश्वास और अविश्वास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मंत्री परिषद के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अन्य किसी के प्रति नहीं। उसके बाद हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार सफल कार्यपालिका के गुण देखेंगे, जिसने 5 गुण माने हैं। नंबर 1 है प्रशासक चरित्रवान होना चाहिए।
नंबर 2 गुण है निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3 है अधीनस्थ कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4 गुण है प्रशासक को संयत स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात बुरा स्वभाव का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नंबर 5 गुण है अधीनस्थ कर्मचारियों में सामाजिक उद्देश्य की भावना भरने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद हम ब्रिटेन में मुख्य कार्यपालिका का मंत्रणा अभिकरण देखेंगे। तो ब्रिटेन में मंत्रियों के कार्यभार को कम करने व उनके कार्य संपादन में सहायता पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय तथा मंत्रिमंडल समितियां ही होती हैं, तथा मंत्री परिषद सचिवालय का मुख्य कार्य तैयार करता है। यह सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची भी तैयार करता है। उसके बाद हम भारत में मुख्य कार्यपालिका का मंत्रणा अभिकरण देखेंगे। तो भारत में शासन की जो बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए निम्न स्टाफ कार्यालय और अभिकरण होते हैं। नंबर 1 है प्रधानमंत्री कार्यालय, नंबर 2 है मंत्रिमंडल सचिवालय, नंबर 3 है मंत्रिमंडल समितियां और नंबर 4 है संघ लोक सेवा आयोग।